तो कैसे हो क्लास 8 के स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की एसएसटी की किताब आई है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे भाग 1 का पहला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। दोस्तों मैंने चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर दिया, यानी पार्ट 1 बना दिया है। आज की वीडियो में पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको 1-2 वीडियो यानी 3-4 वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसको कम से कम भी 6 या 5 वीडियो में कवर किया जा सकता है। तो हमने कुछ टॉपिक्स पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए थे। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा, इंट्रोडक्शन भी मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम जो पार्ट 1 में छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। और ये वाली वीडियो आपकी एनसीईआरटी ने न्यू बुक पब्लिश की है उस पर आधारित, यानी उन पर डिपेंड है। आपकी पुरानी वीडियो ये वाली नहीं है, यानी पुराने सिलेबस पर आधारित नहीं है। और फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे फूल जैसे बच्चों, तो ये रहा आपका चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में समाप्त किया था और प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है हमने ये कर लिया था। और हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने ये भी पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियां यानी कितने भाग में डिवाइड किया गया है। पहला था जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, ये भी हमने कर लिया। सामग्री के लिए संसाधन, ये भी हमने कर लिया। ऊर्जा के लिए संसाधन, हमने ये भी कर लिया। हमने ये नहीं किया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला था जीवन के लिए संसाधन, सामग्री के लिए संसाधन, ऊर्जा के लिए संसाधन, और चौथा था हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। आप में से कई बच्चों को पता होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखिए, पहले हम इसकी मोटी मोटी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय इस आधार पर हो सकता है कि वह नवीकरणीय या नहीं। देखिए, जब भी हम किसी प्राकृतिक संसाधनों को डिवाइड करते हैं कि हम 2 बातों को देखते हैं कि पहला कि वो नवीकरणीय नहीं। बताता हूँ कैसे। प्राकृतिक का सामान्य सिद्धांत यह है कि पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की प्रक्रिया कार्य करते हैं, यानी वह चीज या वो संसाधन पुनर्जन्म कर सकते हैं या फिर से आ सकते हैं इस्तेमाल के बाद, या नहीं आ सकते हैं। इस सिद्धांत पर हम बात करते हैं। उम्मीद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। पुनर्स्थापना की क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तु को उसकी मूल अवस्था में लाने वाली प्रक्रिया, यानी पुनर्स्थापना में यानी पुनर्जन्म का मतलब यहाँ पर किसी वस्तु को उसकी पहले वाली स्थिति, किसी वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद उसकी पहले वाली स्थिति में लाना ही पुनर्जन्म यहाँ पर, यानी एसएसटी में पुनर्जन्म यानी पुनर्स्थापना की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। प्राकृतिक समय के साथ स्वयं को स्वस्थ, नवीकृत, सुरक्षित करती है, यानी जो नेचर है अपने समय के साथ अपने को चेंज करता रहता है। जैसे आपकी त्वचा पर घाव लगा सामान्य ठीक हो जाता है, जैसे हमारे मनुष्य में भी ऐसा है। जब किसी हमें चोट लगती है यानी हमें कोई खरोच वगैरह आती है, वो समय के साथ ठीक हो जाता है। या दवा के बाद पुनः हम ठीक हो जाते हैं, दवा लगाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। पुनर्जनन पुनर्स्थापना से अधिक व्यापक है। यह प्रकृति की नवजीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता प्रकट करते हैं। यानी कुल मिला के है कि जो प्राकृतिक संसाधन हम इस्तेमाल करें वो फिर से आ जाए, उसे कहते हैं नवीकरणीय। ठीक है, यानी वो फिर से रिन्यूएबल हो, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, जैसे इस्तेमाल करने के बाद हमें फिर से मिले हो। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन, फिर हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये रहा हमारा अनवीकरण। पहले हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन। मेरे हिसाब से ये वाली वीडियो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में चली जाएगी। देखते हैं फिर भी। नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। ठीक है, देखिए, नवीकरणीय संसाधन इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं कि उसकी नवीकरणीय संसाधन की विशेषता यह है कि ये प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। जैसे सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलने हिमनदों से नदियां निर्मित रूप से पोषित होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचर की प्रक्रिया से ही वर्षा होती है और हिमनद पिघलते हैं जिनसे नदियां बनती हैं, सिंपल। और वन स्वयं को नवीकृत करते हैं, यानी जब पेड़ में हम, जैसे कोई पेड़ है उसको हम खरोच दें, यानी कोई पौधा है, पौधा टूट जाए, फिर से धीरे धीरे उगने लगता है। ठीक है, मृदा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका निर्माण करता है। आपको पता है कि मृदा जब जैसे कि मृदा यानी मिट्टी है, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए तो वो पोषक तत्वों से भर जाती है और अपने निर्माण खुद से करती है। ठीक है, और सौर ऊर्जा प्रभावित जल से उत्पन्न ऊर्जा, वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है यदि हम इनका प्रबंध सत्यता विधि से करें। देखिए, हमारी साइंस यानी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि हम सूर्य की ऊर्जा से भी हम बिजली बना सकते हैं, पवन यानी वायु से भी हम ऊर्जा बना सकते हैं, और जल से उत्पन्न ऊर्जा यानी हम जल से भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पेपर में कई बार आता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश एक नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा और वनों से प्राप्त लकड़ी भी एक नवीकरणीय संसाधन है, जिन्हें हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है, और यद्यपि उनके नवीकरणीय बना रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की प्रक्रिया लयबंधित हो। यदि हम वनों में वृक्षों के बढ़ने की गति के साथ साथ लकड़ी काटते हैं तो अत्यंत नष्ट हो जाएगी। देखिए,
इसमें यह भी बता रखा है कि हम प्राकृतिक की प्रक्रिया में बाधा ना डालें। प्राकृतिक की प्रक्रिया में यदि हम बाधा नहीं डालेंगे ना तो नवीकरणीय संसाधन हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे कि जो सूखे पेड़ों को काटें हम, जैसे यहाँ पर बता रखा है यदि हम वनों में तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम पेड़ों को अंधाधुंध काटेंगे, हरे बड़े पेड़ों को अंधाधुंध काटेंगे तो नवीकरणीय संसाधन कहाँ से बनेंगे। इसलिए हम सूखे पेड़ों को काटें, हरे बड़े पेड़ों को ना काटें, वही बता रखा है। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि विवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र असंतुलित हुए। यानी हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मनुष्य की प्रक्रिया यानी जो मानव है उनकी प्रक्रिया से प्रकृति यानी हमारा नेचर बैलेंस नहीं हो रहा, हमारा नेचर असंतुलित हो गया है। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन से तापमान में वृद्धि का जन्म दिया। जैसे आज के अभी देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको पता है कि हर गर्मी के सीजन में गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि फैक्ट्रियों से अंधाधुंध धुआं निकलता है, गंदा जहरीला, और कृषि में जैसे और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यानी कृषि के लिए वनों की कटाई की जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो इस वजह से तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसके परिणाम हम अनुभव कर भी रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय में कुछ क्षेत्रों में हिमनद इतने शीघ्र पिघल रहे हैं कि वर्षा उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय भी तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, हिमालय के पिघलने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसमें मतलब प्राकृतिक का भी असंतुलन होगा और जो बाढ़ आने की संभावना भी अधिक होगी। यानी इससे जल सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यानी जल की मात्रा, गुणवत्ता और मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं यदि मनुष्य अपनी प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करता। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ ना, आप वही बात याद रख लें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। हम अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। यानी आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट्रीज में बनती हैं आज के समय में। इस प्रक्रिया से अवशिष्ट भी उत्पन्न होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो उद्योगों से गंदा है, कितना गंदा पानी है, सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। देखिए किस नदियों में बहा दिया जाता है। इनसे जहरीली गैसें और पर्यावरण असंतुलित होता है, मनुष्य जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है जिन्हें प्राय नदियों व अन्य में प्रभावित कर दिया जाता है। जैसे कैसे इस नदी में इसको बहा दिया जा रहा है, देखिए बिना उपचार के, यानी इसको स्टोर भी नहीं किया जा रहा ढंग से, इसका उपचार भी नहीं किया जा रहा, इसको डायरेक्ट नदी में बहा दिया जा रहा है। यह अवशिष्ट प्राय सड़ गलकर किसी जीव जंतु का भोजन नहीं बन पाते। इसकी अपेक्षा यह प्रकृति के पुनर्स्थापना और पुनर्जनन चक्र में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे नदियाँ जहरीली हो जाती हैं और वह जीवन का पोषण नहीं कर पाती। यानी इससे जैसे कि जब नदियों में रहते हैं जलीय जीव इस गंदे पानी को पिएंगे यानी इसका सेवन करेंगे तो उन्हें जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु हो जाएगी तो पर्यावरण का एक चक्र है ना, वो चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा और नदियाँ जहरीली हो जाएंगी। ठीक है, तो यही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन पे। उम्मीद है आपको नवीकरणीय संसाधन याद हुआ होगा जो मैंने आपको बताया। प्लीज़ आप इसको सुन लें, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते यदि हम उसका ढंग से इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जिनका निर्माण लाखों सालों में होता है और ये कभी ना कभी आने वाले समय में नष्ट जरूर होंगे, खत्म होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय करेंगे। अनवीकरणीय संसाधन करने के बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, फिर हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। मैंने जैसे बताया कि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ना, उनका निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता, इनका निर्माण लाखों सालों में होता है। जिस अनुपात में उनका उपयोग करते हैं उस अनुपात में उन्हें पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसमें बता रखा है कि जिस स्पीड से हम ये अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस स्पीड से इनका निर्माण भी नहीं होता, यानी बहुत धीरे गति में इनका निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज धातु में आ जाते हैं तुम्हारे लोहा, तांबा, सोना, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रख लेना। नवीकरणीय संसाधन मैंने ऊपर बताए थे और अनवीकरणीय ये सारे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, धातु में हो जाएंगे, लोहा, तांबा, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। सोना, इनका निर्माण एक दिन में नहीं होता, लाखों सालों में होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। हम अपनी बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु कोयला का खनन करते हैं। यानी भारत में बहुत अधिक मात्रा में कोयला है, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं कह सकते। और हम अपनी दैनिक जीवन में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले को खदानों से निकालते हैं, यानी सरकार निकाल रही है। ठीक है, परंतु अनुमान है कि भारत में कोयले का भंडार केवल 50 वर्षों तक चल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो भारत में कोयले के खदानें हैं ना, अगर हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही करते रहे तो ये केवल 50 सालों में खत्म हो जाएंगे। 50 सालों में ऐसे नहीं होंगे, उस 50 सालों के बाद बहुत कम मात्रा में यानी ना के बराबर होंगे। जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्यों में तीव्रता के साथ बिजली की मांग बढ़ी है। यानी आपको पता है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट का कार्य भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके कारण बिजली की भी मांग अधिक हो रही है। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से नहीं हो जाते तब हम अपने आसपास कोयले का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। देखिए जब तक ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती ना, ऐसे कोई संसाधन नहीं आ जाते जिसमें हमें ये ना सोचना पड़े कि हम इस चीज़ का लिमिट में इस्तेमाल करें, यानी कोई संसाधन ऐसा है जिसका हम अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करें, तब तक हमें वो अनवीकरणीय संसाधन है इसका हमें सूझबूझ यानी
परख परख कर हमें इनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि इसका आने वाले समय में हमें कोई चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। सिंपल। उम्मीद है आपको नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन समझ आ गए होंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण व इसके नियतांक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ आप जाकर देख लेना। पार्ट 1 व पार्ट 2 हमारा पूरा हो गया है। हमारे थोड़े से टॉपिक और रहना है जिन्हें हम 3 से 4 वीडियो में कवर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिल्ड्रंस।